हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस क्लास में। आज क्लास बायो का चैप्टर नंबर 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 इसीलिए मैंने कहा क्लास 12 में चैप्टर 1 को इस बार बोर्ड एनसीईआरटी से एलिमिनेट कर दिया गया, यानी बोर्ड में चैप्टर 1 नहीं पूछेगा। लेकिन नहीं पूछने के बावजूद भी पिछले साल बोर्ड में चैप्टर 1 से बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व किया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे ये डाला हुआ है और मैंने बताया है कि देखिए ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का है, तो चैप्टर 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा 2, 3, 4 ये क्या जो रिप्रोडक्शन यूनिट है उसका। तो चैप्टर 1 से लेके हमने 4 कंप्लीट कर लिया, हमने 1 भी पढ़ा और अब हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो है यूनिट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू 12 के अनुसार से यूनिट 2 है और यूनिट नंबर 7 है, जिसको हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी बुक के, क्योंकि यूनिट 5 हम लोग को 11th में पढ़ना है, यूनिट 6 हमारा रिप्रोडक्शन हो जाता है और यूनिट 7 हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन हो जाता है। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में हमारा सबसे पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट द गिवन बाय द साइंटिस्ट of the different types of criteria that proves the genetics and evolution, that is principle। जैसे मेंडल ने अपने काम को दिया, मेंडल ने काम किया, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, फिर मॉर्गन ने काम किया, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने वर्क को जो दिया है उनके किस प्रिंसिपल्स पे काम करते थे, उनका थ्योरी क्या था, यही को प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद है मॉलिक्यूलर, नेक्स्ट ही चैप्टर आपका मॉलिक्यूलर आ जाएगा जिसमें हम लोग एक्चुअली में पढ़ेंगे कि डीएनए में कैसे क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं, डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा गया, ये सब प्रमाणित करेंगे हम लोग चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले हमने जाना कि ये क्या है, हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा कैरेक्टर है जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाता है और हेरिडिटी जो होता है वही जीन को रखता है। हमने बात करते हैं कि जीन क्या होता है, तो जीन जो होता है एक सबसे इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट होता है किसी भी पेरेंट का, जो अगर पेरेंट मेट करेगा, जैसे मेल फीमेल आपस में मेट करेगा तो उसका जो जीन है वो उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगा, यानी उसके बच्चे में जाएगा जो उसका गुण लेके आता है। ऑब्वियसली हम लोग अपने माता पिता के जैसे दिखते हैं, तो हमारे माता पिता का जीन हमारे अंदर है तभी तो दिखते हैं। यही प्रमाणित करने वाले इंसान थे जिनका नाम है ग्रीगर जोहान मेंडल। इन्होंने क्या बाबू, नहीं हल्का अलग दिखते हैं तो इसका मतलब कोई और है, समझ जाइए आप आप अपने ऊपर नहीं है, ठीक है, आप अपने जैसे दिख रहे हैं ना मम्मी पापा जैसे, हाँ तो बस यही बात। अब जो दूसरा है उसके ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ आइए सर मेन मुद्दे पे हम लोग चलते हैं अब कि हमने सर स्टार्ट कर दिया था जेनेटिक्स को। तो जेनेटिक्स में सबसे पहले हमने इंट्रो दिया कि इंट्रो में हेरिडिटी एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाता है। ये पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाने वाला कैरेक्टर क्या होता है, तो यही डीएनए होता है और डीएनए जीन को रखता है, जिसमें मॉलिक्यूलर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या डीएनए रखता है, डीएनए में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। सारे ये डिफरेंट कैरेक्टर जो होते हैं इसको साइंटिस्ट लोगों के द्वारा शो किया गया, जिनमें एक सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्हें जेनेटिक्स का फादर भी हम लोग कहते हैं, उनका नाम है ग्रीगर जोहान मेंडल। क्या बोलते हैं, ग्रीगर जोहान मेंडल यानी जीजे मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ओके आगे आते हैं। इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था, मेंडल ने पी ही प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था। पी का मतलब होता है मटर और पी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कहलाता है पाइजम सैटिवम। क्या कहलाता है बच्चा लोग, पाइजम सैटिवम साइंटिफिक नेम होता है पी का। लिखा होगा तो ये याद कर लीजिएगा क्योंकि आपका ये एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि पाइजम पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो सर पाइजम सैटिवम नाम होता है और ये यहां पर नोट्स में भी दिया होगा कहीं, देखिए पाइजम सैटिवम, ठीक है ना, ये याद कर लेना है कि पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइजम सैटिवम होता है, एमसीक्यू है ये। मेंडल ने बहुत सारे अपने वर्क के तरीके को बेहतरीन बनाया था जिसके वजह से उनका रिजल्ट जो था ना वो बहुत ही बेहतरीन था, यानी उसमें कोई एरर नहीं था। लेकिन उस समय में मेंडल को काम को नहीं पहचाना गया क्योंकि उस समय में चार्ल्स डार्विन बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट थे और उनके काम को पूरी दुनिया पहचाने थी, क्योंकि उसी समय में उन्होंने एक थ्योरी लॉन्च कर दिया। उन्होंने बताया कि हम लोग बंदर से आए हैं, यानी वी आर कम फ्रॉम आवर एंसेस्टर इज अ मंकी और एप समथिंग। पूरा दुनिया में हड़कंप मच गया और उसी समय में ये काम कर रहे थे, तो उनके काम को रिकॉग्नाइजेबल नहीं मिला था, यानी पहचान नहीं मिल पाई थी। इनके मरने के बाद इनको पहचान मिली थी, ठीक है। तो उसके बाद लोगों को समझ में आया कि इन्होंने क्या काम किया है। आज जेनेटिक्स के वजह से ही हमारे जेनेटिकली रिलेटेड बीमारियां सही हो पा रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल था जेनेटिकली बीमारियां को पहचानना। कल मैंने एक बात सुनी है, लोग जैसे कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस समय में लोग उनके कामों पे हंसते थे। सेम ऐसा ही जब इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया तो इन्होंने मैथ्स को भी इंक्लूड किया था, स्टैटिक्स को इंक्लूड किया था, तो लोग देख के हंसते थे कि ये क्या कर रहे हो, ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन क्या है, बायोलॉजी में ये संसारिक चीज है, ये बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म, मैथ्स कहां से घुसा रहे हो, तो लोग हंसते थे। लेकिन बाद में जब रियली मैथ्स इज दैट टाइप ऑफ कैलकुलेशन दैट एग्जैक्ट रेशियो निकाल के देता है, एग्जैक्ट बताता है कि ये क्या है, 4 + 5 जो होता है वो 9 ही होता है, ये मैथ कहता है। लेकिन बायोलॉजी में हम लोग 60 + 40 पढ़ते हैं 80 और 50 + 30 पढ़ते हैं 70, है ना। राइबोसोम में पढ़ा है ना आप लोगों ने 11th में,
कि एक 60+40 वाला जो राइबोसोम होता है वो 80S बनाता है और 50+30 वाला जो होता है वो 70S राइबोसोम बनाता है। अगर आपने सेल पढ़ा होगा तो ये देखा होगा, थोड़ा फ्लैशबैक में चला गया। वर्किंग मेथड इनका बहुत ही मेटिकुलस था, बहुत ही बेहतरीन था, मेधावी। और इसी के साथ में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने मेंडल वर्क्स और रिजल्ट इनका बेहतरीन आया था और उसी के आधार पे इन्होंने क्या दिया, इन्होंने 3 लॉ दिए। सबसे पहला जो था लॉ ऑफ डोमिनेंसी था। क्या था भैया? लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि अगर 2 एलील 2 जीन आपस में आ रहे हैं तो एक अपने आप में ज्यादातर डोमिनेंट को दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, थोड़ा ध्यान दे देना है। मैंने इस बात के बारे में चर्चा कर रखी है, पहले से ही चर्चा की है कि अगर एक ये डोमिनेंट है यानी टॉल है, ये क्या इसको बोलते हैं? टॉल, ठीक है ना। और इसको ड्वार्फ के साथ में जब हम लोग मेट कराएंगे, किसके साथ में? ड्वार्फ के साथ में, तो इसका रिजल्ट जो निकल के आएगा वो टॉल निकल के आएगा। ये ऐसे ही बनेगा दोनों का, लेकिन ये इसको क्या बोलेंगे? टॉल। तो ड्वार्फ को क्या कर दिया, ये रिसेसिव बना दिया ना, यानी उसको छुपा दिया। डोमिनेंसी कौन हो गया? टॉल हो गया। यही लॉ ऑफ डोमिनेंसी में इन्होंने कहा कि जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग जीन आपस में साथ में आते हैं तो इसमें से केवल एक ही एक्सप्रेस करता है एक्सटर्नली और दूसरा, और वो एक्सटर्नली जो एक्सप्रेस करेगा उसको कहेंगे विजिबल इफेक्ट दिखा रहा है। जैसे हमारे घर में हम लोग बात करते हैं कि माता पिता दोनों का कैरेक्टर हमारे अंदर आता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी लंबे हैं, अगर हम लोग उनके जैसे लंबे हो जाते हैं तो घर में क्या कहा जाता है कि पिताजी के जैसे लंबा हो गया है, या फिर माता के जैसे अगर सुंदर निकल जाते हैं तो मम्मी के जैसा सुंदर हो गया है, ठीक है ना। तो ये विजिबल कैरेक्टर बोलते हैं इसे, कि विजिबल कैरेक्टर दिखाई देता है। तो मेंडल ने जो काम किया, विजिबल कैरेक्टर को डोमिनेंट कहा और जो हाइड कैरेक्टर थे उसे रिसेसिव कहा। यही बात इन्होंने मेंडल ने डोमिनेंस को लेकर बात किया है। दूसरा वाला जो पेयर था, अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वो हिडन कहता है, और जो हिडन कैरेक्टर होगा उसे रिसेसिव कहा जाएगा, और जो विजिबल कैरेक्टर होगा, विजिबल इफेक्ट, उसे हम लोग डोमिनेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? डोमिनेंसी। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। सेकेंड लॉ जो कहा, ये इंपॉर्टेंट लॉ इसलिए है क्योंकि इसी पे आपका बनेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट लॉ बिकॉज दिस शोज हाउ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस टेक्स प्लेस, कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो लेता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ और प्यूरिटी ऑफ गैमेट, यहाँ पे प्यूरिटी ऑफ गैमेट बताया गया था। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट निकल के आता है, एक निकल के आता है 3:1 का, जिसको हम लोग फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं, और दूसरा निकल के आता है 1:2:1 का, जिसको हम लोग जेनेटिपिक रेशियो कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पकड़ लेना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको ये बात क्लियर करके दिखाता हूं। चलिए बात करते हैं। चेंज, मैं यहां पे क्या बता रहा हूं इसको लिख लेना है आप लोग को। दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके। एग्जाम में पूछेगा आपका ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल हम लोग एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेते हैं, एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को। तो हम बात करते हैं एक कॉन्ट्रास्टिंग में हमने ले लिया, ये क्या है भैया? टॉल है। क्या है? टॉल। कोई दिक्कत? इसको ये जो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस। क्या कहते हैं? क्रॉस। क्रॉसिंग का मतलब होता है हम लोग मेट करा रहे हैं, समझते जाना है। और ये जो मेट करेगा इसको ड्वार्फ, इसको क्या कहते हैं? ड्वार्फ, ठीक है। तो इसके पास क्या जी निकल के आएगा? हम लोग जानते हैं कि एक ही निकल के आएगा, जिसको हम लोग टी कहेंगे, कैपिटल टी, ठीक है ना। अगर ये क्रोमोसोम होगा पेयर में तो एक ही निकल के आएगा ना, और ये जो दोनों आपस में मेट करेगा तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा हमारे पास? ये निकल के आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे F1 जनरेशन। क्या कहेंगे? F1 जनरेशन। F1 F से रिप्रेजेंट करता है फीलियल को, किसको रिप्रेजेंट करता है? फीलियल, यानी फीलियल जनरेशन, इसको हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में ये क्या निकला? टॉल निकला ना। लेकिन इसको प्योर टॉल बोल सकते हैं क्या? प्योर टॉल इसे बोला जा सकता है? बैठो ऑफिस में, प्योर टॉल इसे बोला जा सकता है? बोला जा सकता है क्या? प्योर टॉल हम लोग इसे कहेंगे। तो ये प्योर टॉल हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ये इम्प्योर कहलाए। ये टॉल कैसा है? इम्प्योर। तो इस बात से एक बात ये भी क्लियर करेंगे कि प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्या होता है, ठीक है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्यूरिटी ऑफ गैमेट हम लोग बोलो ना। जेनेटिकल बीमारी जैसे जब बहुत सारी बीमारी हो जाते हैं, नहीं थायराइड नहीं है, हीमोफीलिया हो जाता है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये तो बार्ड वो थोड़ा हाँ जीन से आता है, वो जेनेटिक्स बोलते हैं। यानी तुम्हारे पापा को जो चीजें हैं, थायराइड इट इज नॉट अ जेनेटिकल बीमारी, शुरुआत में नहीं होता है। शुगर उगर वगैरह, हाँ ये कैटरैक्ट को हम लोग बोल सकते हैं। सर्च करना कि थायराइड इज अ जेनेटिकल होता है। अच्छा देखो तो नहीं, अगर पेरेंट्स से आने वाला है यानी इट्स मीन तुरंत जो विजिबल ना होकर काफी लंबे समय के बाद होता है। थोड़ा देर के बाद हम लोग बात कर लेंगे इस पे, पहले मेन मुद्दे पे आते हैं। जो जेनेटिकली बीमारी है उसको मैं बता दूंगा कि क्या क्या है। बैठो सुधांशु, फैन चला लो ऑफिस में, ऑफिस में चल लो। थायराइड बोला कि जेनेटिकली है, क्या लिखा है?
Yes, thyroid condition can be influenced by genetics, while not always the sole cause. Family is पूरा सुनना चाहिए. While not always the sole cause, family history significantly increase the risk of developing thyroid disorder. This means if someone in your family has a thyroid problem, you may be more susceptible to developing one yourself. Here's more detailed explanation. जैसे genetic predisposition आता है increased risk. देखिए generally कई ऐसे केसेस में थायराइड जेनेटिकली नहीं माना जाएगा. अब जेनेटिकली का मतलब उसको हम लोग कहते हैं कि जो हमेशा एक दूसरे से आए. हमेशा जीन का मतलब वही होता है कि जो एक से दूसरे में ट्रांसफर करते हुए चला है, उसको जेनेटिकली कहा जाता है. तो ऐसे देखेंगे तो हर एक बीमारियां जेनेटिकली ही हो जाएंगी. अगर शुगर है तो शुगर में भी कहते हैं, अगर शुगर आपको जैसे यंग एज में हो जाता है, ये यंग एजेज के केसेस में देखा जाता है. लेकिन थायराइड ये सब बीमारियां कब आती हैं? ये आती हैं एक आफ्टर समय के बाद, एक आफ्टर एजिंग प्रॉब्लम के बाद. थायराइड शादी के बाद अक्सर थायराइड का प्रॉब्लम आने लगता है. शादी के पहले लड़कियों लोगों को थायराइड क्यों नहीं होता है? अगर शादी से पहले आ रहा है तो फिर उसके केसेस में हम लोग कह सकते हैं कि ये जेनेटिकली हो सकता है. इट मे बी पॉसिबल. वही हाँ, तो वो जेनेटिकली पॉसिबल. इसीलिए अगर यंग एज में, अर्ली एज में कोई बीमारी आ रही है, दैट्स मीन कि इट कम्स फ्रॉम द जेनेटिक, वो वहां से कुछ लेके आ रही है, तो ये कह सकते हैं. तो वैसे देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जेनेटिकली हो जाएंगी, ठीक है ना. लेकिन इट इज नॉट अ सोल काउज लिखा है कि ये मुख्य कारण वही नहीं है. दो प्रकार का होता है. हाँ जी बिल्कुल, पूरा थायराइड पे शोध करके आया जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले जेनेटिक्स को जानते हैं. ये हमने F1 जनरेशन को देख लिया. मैं पढ़ता है, जानता है. चलिए लेट मी स्टार्ट हियर. मैंने कहा देखा F1 जनरेशन को ये देख लिया. यहां तक बात क्लियर है? बहुत इजी है. क्या है? बहुत इजी है. अब सर इस F1 को हम लोग कराएंगे सेल्फिंग. क्या कराएंगे? सेल्फिंग, ठीक है ना. इसे सेल्फिंग का मतलब होता है खुद से मेट कराना, सेल्फ से. तो हमारे पास क्या आ रहा है? देखिए ये है और हमारे पास ये है. यही है ना. यानी हमारे पास ये टॉल है और ये टॉल है. कोई दिक्कत? इसमें क्रोमोसोमल कैरेक्टर क्या आ सकता है? यही आ सकता है. बोलिए इसमें क्या आ सकता है? यही आ सकता है. आ सकता है ना. अब जब हम इसे मेट कराएंगे फर्स्ट टाइम, तो इसको इससे जब मेट कराएंगे, मुझे पेज चेंज करके मैं देख लेता हूं. इस पे हमारे पास क्या आया था? हमारे पास ये आया था और ये आया था. ये F1 जनरेशन को हमने क्या किया? सेल्फिंग किया. हमारे पास कैरेक्टर में क्या आएगा? यही आएगा ना. तरीका देखते जाइएगा बनाने का. सबसे पहले अगर हम इससे मेट कराते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? टॉल. फिर अगर हम इससे मेट कराते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? टॉल. फिर हमारे पास ये कराएंगे तो इसके रिजल्ट क्या आएगा? टॉल. और हम इससे मेट कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? ड्वार्फ. तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 क्या है? टॉल है ना. बोल सकते हैं. और ये क्या है? ये ड्वार्फ है. बोल सकते हैं. तो एक तो देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं 3:1. ये रेशियो आ गया. बोल सकते हैं. इसको हम लोग बोलेंगे फिनोटिपिकली. क्या बोलेंगे? फिनोटिपिकली. यानी ये फिनोटाइप दिखाएगा. फिनोटाइप यानी फिजिकली 3 रूप से ये क्या, ये तीनों क्या है? टॉल है. अब दूसरा बात समझना. अब हम बात करेंगे प्योर का. इसमें प्योर टॉल कौन है? ये है ना. प्योर का मतलब एकदम शुद्ध रूप से. इम्प्योर टॉल कौन है? ये दोनों है. क्या है? इम्प्योर. तीनों कैसे हो जाएगा रे? इम्प्योर टॉल. और ये क्या है? प्योर ड्वार्फ है. क्या है? प्योर ड्वार्फ है. अब जब प्योर का बात आता है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1:2:1. एक क्या था? प्योर टॉल था. दूसरा इम्प्योर टॉल था. बोल सकते हैं ना. और तीसरा ड्वार्फ था. तो ये 3 को जो आए हैं इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली. क्या बोलते हैं? हाँ, या जीनोटाइप. इसको क्या कहेंगे? एक है फिनोटाइप और दूसरा जीनोटाइप. जीनोटाइप में मतलब हो जाता है हम लोग फिजिकली यहाँ पर कितने रेशियो में है? तो फिजिकली 4 मेल हैं और 2 फीमेल हैं. तो ये फिजिकली हम लोग 4:2 बोल सकते हैं. बोल सकते हैं ना. 4:2. लेकिन अगर जेनेटिकली बोले तो सबके फादर यहाँ पे अलग है और मदर अलग है. तो 1:1:1:1. जेनेटिकली का मतलब होता है कि कंप्लीट जीनोटाइप. जीनोटाइप का मतलब कि वो कितना प्योर है, यही यहाँ पे बात रखे हुए है. और इसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एग्जाम में पूछेगा तो आपको यही बनाना है. क्या बनाना है? ये बनाना है. इतना बन जाएगा ना. इस पे 5 नंबर का मिल जाएगा आपको. हाँ यही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. बस इतना ही है. इतना में मैंने क्या क्या दिया आपको? मैंने पहले ये दिया, यह है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें टॉल और ड्वार्फ को मेट करा के मैंने F1 जनरेशन में टॉल इम्प्योर के लिए आया. फिर F1 जनरेशन को सेल्फिंग कराया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? हमारे पास रिजल्ट 3:1 का फिनोटाइप आया और 1:2:1 का जीनोटाइप आया. क्या आया? जीनोटाइप. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, मोनो का मतलब बायोलॉजी में एक होता है 1, डाई का मतलब होता है 2. डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब अब 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर एलील हम लोग लेंगे, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को. तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपका एक राउंड येलो और रिंकल ग्रीन हो जाएगा. अगर बुक है तो बुक खोल के पेज नंबर 79 पे आप आइए. ठीक है. थोड़ा और एक पेज और पलटिए और
कौन सा बुक है? एनसीईआरटी? हाँ वही, हाँ एनसीईआरटी दिख रहा है। ये पी जेनरेशन का मतलब कहता है पेरेंट जेनरेशन। कौन जेनरेशन? पेरेंट। फिर गैमिट्स दोनों निकल के आए, और F1 जेनरेशन का मतलब मैंने बता दिया ना, फिलियल वन जेनरेशन। क्या आया? राउंड येलो आया। और जब इसको सेल्फिंग करेंगे आपस में तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा फिनोटाइप में, सबसे नीचे देखिएगा 9:3:3:1। क्या आया? 9:3:3:1। और इसी का जब हम लोग जीनोटाइप बात करेंगे तो जीनोटाइप का एक ट्रिक है बहुत बेहतरीन, इसे मैं एक पेज और ले लेता हूं, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करें। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितना पेयर ऑफ एलील लिए थे? 2 पेयर ऑफ एलील लिए थे, है ना। अब जब हम बात किए तो जो हमारा सबसे पहले फिनोटाइप आया वो कितना आया था? फिनोटाइप यही याद कर लेना है, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपका सिर्फ ये पूछेगा, हालांकि करवा ही देंगे कंप्लीट। 9:3:3:1। ये टोटल जोड़िएगा तो 16 कैरेक्टर निकल के आता है। देख रहे हैं ना कितने कैरेक्टर निकल के आए? 16। ओके। और जब हम जीनोटाइप के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में जीनोटाइप, तो एक सबसे बेहतरीन ट्रिक है। वो ट्रिक क्या कीजिएगा? देखिएगा 1:2:1, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद इसका दुगना कर देना है 2:4:2, ठीक है। और फिर इसका आधा कर देना है, फिर 1:2:1। कंप्लीट ये हो गया आपका जीनोटाइप। और इसको भी निकालिएगा तो ये 16 कैरेक्टर लेके आएगा। गिन लीजिए, 9 3 12, 12 3 15, 1 16, इधर 4, इधर 8, 8 4 12 और 4 16, है ना। ये ट्रिक है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का। क्या कर देना है? 1:2:1, फिर उसको सीधे दुगना कर देना है 2:4:2, और फिर सीधे आधा कर देना है 1:2:1। कोई बाउंस किया क्या? हाँ 16। तो 16 इसे उलट पुलट के मत ले आना, यही रिजल्ट ही है, ठीक है। 16 लाना है, इसका मतलब ये नहीं कहीं 3 भर दे कहीं 4, ये रिजल्ट है। और दिस इज मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जामिनेशन। ये दोनों में नीट में थोड़ा कुछ ज्यादा टेक्निकली पूछ लेगा, हाई लेवल पे। बोर्ड में अगर ये पूछेगा तो आपका एमसीक्यू ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। हाँ, डिपेंड करता है वही एग्जामिनर के ऊपर कि वो क्या पूछता है और कैसे पूछता है, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं ना? चलिए अब मैं आता हूं मेन एथी पे, पीडीएफ पे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। ये बात कर रहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, जो मैंने क्लियर कर दिया। 3:1 रेशियो मैंने बता दिया ना आपको, 3:1 रेशियो के बारे में मैंने डील की कर दिया। 3:1 रेशियो भैया, F2 जनरेशन में हमारा F1 हाइब्रिड से F2 जनरेशन निकला, वो निकला 3:1। अब हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये स्वतंत्र रूप से, ऐसा मेंडल ने बताया था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र रूप से ये लेके आएगा, ठीक है ना, कंप्लीटली। तो क्या लेके आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में? ध्यान देना है। कहता है कि द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर जीन अकर एट वन टाइम। ये कहता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अगर कोई जीन, 2 और मोर जीन, अगर इनहेरिटेंस होता है एक समय में, इनहेरिटेंस का मतलब, जब भी बात करें इनहेरिटेंस, इसका मतलब होता है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है। कहां जा रहा है? पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में। जब 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर जाएगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन गैमेट का प्रोजेनी में सब्सिक्वेंट जनरेशन में इंडिपेंडेंट रूप से होगा, यानी स्वतंत्र रूप से होगा, इंडिपेंडेंटली। टू प्रूव दिस ही डिड अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको प्रूव करने के लिए मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, इन्होंने सबसे पहले येलो राउंड क्या लिया? देखो, टू प्रूव दिस ही क्रॉस्ड होमोजाइगस डोमिनेंट स्मूथ और येलो सीडेड। स्मूथ का मतलब राउंड भी हम लोग कह सकते हैं, तो इसे येलो स्मूथ या येलो राउंड कहा गया, ठीक है ना। येलो स्मूथ या राउंड रहेगा, स्मूथ या राउंड। राउंड स्मूथ ही होता है ना, अगर गोल रहेगा तो क्या होगा? स्मूथ कहेंगे या राउंड कहेंगे। और रिंकल रहेगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, इसको रिंकल कहा गया। होमोजाइगस रिसेसिव रिंकल ग्रीन सीडेड। तो इसको येलो का मतलब ये वाला, राउंड का मतलब ये वाला कहा गया, और इसमें स्मॉल लेके इसको क्या कहा गया? रिसेसिव रिंकल ग्रीन, ठीक है ना। ये रिंकल और ये ग्रीन कलर में दिखाया गया। जब दोनों का रिजल्ट आया तो F2 जनरेशन में ये था रिजल्ट आया, ये 9:3:3:1 जिसको फिनोटाइप कहा गया, और 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1 ये क्या था? जीनोटाइप था। ये था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या था? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये वाला बना के लाना है आपको घर से, ओके, इसी तरीके से। हाँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिगर जिस तरीके से ये दिया हुआ है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हालांकि यहाँ पे भी हम बता सकते हैं ये सारी चीजों को, लेकिन घर से बना लीजिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हमारा अगला और आज का लास्ट टॉपिक ये आता है जिसको हम लोग कहेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस। भैया टेस्ट क्रॉस जो कहता है, ये कहता है कि हम क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, यानी F1 हाइब्रिड के बीच में जो क्रॉस है, जैसे देखिए F1 हाइब्रिड तो यही आता है। कहेगा सर कैसा है F1 हाइब्रिड, हमको थोड़ा बताइए, थोड़ा ध्यान देना है। क्या कर रहा है F1 हाइब्रिड? अगर मान के चलते हैं कि ये क्या है? टॉल है, ये क्या है? ड्वार्फ है, तो इसका A और इसका A यही ना आएगा, तो F1 हाइब्रिड तो यही कहेंगे। यही यहाँ पे लिखा है F1 हाइब्रिड को, कोई दिक्कत?
इट इज होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, यहां से आया है इसे, और जब हम क्रॉस कराएंगे इसके बीच में, ध्यान देना है AA और AA, ठीक है ना, तो दिस क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो इस प्रकार के क्रॉस को हम लोग क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे, बिकॉज इट हेल्प्स टू फाइंड आउट वेदर द गिवन डोमिनेंट फिनोटाइप इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ये इसलिए ये इस चीज को फाइंड आउट करने में मदद करता है कि ये फिनोटाइप जो है हमारा वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, डोमिनेंट फिनोटाइप हमारा होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। चलिए करके देखते हैं। अगर हम लोग इसको करेंगे तो हमारा रिजल्ट यही आएगा, एक के साथ आएगा ना, अगर इसके साथ करेंगे तो फिर हमारा यही आएगा, इसके साथ करेंगे तो हमारा ये आएगा और ये आएगा। यही 4 रिजल्ट पॉसिबल है जो आ सकता है, बोलिए, है ना। तो इसी को देख रहा है होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप को ये लेके आएगा। तो आज की सेवाएं हमारी यहीं पर रुकेंगी। आज हमने फिर से मेंडल के कुछ कामों को पढ़ा। मेंडल के जो लास्ट काम है क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना, इसके बारे में हमने जाना। तो ये होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में जो हम लोग का टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कोई दिक्कत? क्या मैं इसे साफ कर दूं, क्लीन कर दूं, स्कैनर जनरेट कर दूं? इसका स्कैनर नहीं, इसका PDF होगा, मैं PDF सेंड कर दूं और ऊपर कर दूं। हाँ भाई, तो 4 का भी नहीं किए। इसको भेज देना, ठीक है। मैं और हट जाऊं इधर, और ऊपर कर दें, ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है, और कर दें, रहने दो अब अगले क्लास में इतना। चलो इतना ले लो, पैरेललिज्म बिहेवियर, ठीक है, रहने दिया जाए। चलिए स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में, सी यू सून।